हेलो ऑल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसके पहले के जो भी चैप्टर्स हैं जिनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमको डिस्कस करने थे वो हम कर चुके हैं। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बाकी है ना, तो इसको हम डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद में भी आपको प्रीमियर वीडियोस के फॉर्म में वो मिल जाएगा, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम में आपसे फ्रीक्वेंटली कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ आ रहा है? फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं क्योंकि चांसेस होते हैं कि वो एग्ज़ाम में आ जाए, है ना। तो अभी हम ये वाले चैप्टर की बात कर लेते हैं। बिल्कुल भी मिस हमको नहीं करना है। स्क्रीनशॉट ले लेके तो बिल्कुल भी नहीं भटकना है क्योंकि वो फ़ोन में ही रह जाते हैं, फिर उनका कोई यूज़ आता नहीं है। आपसे सब विनम्र निवेदन है कि आप कॉपी खोलें, एक पेन उठाएं और साथ साथ में लिखते चलें, क्योंकि मान लो इनमें से कोई सा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में जो कि हाईली चांसेस हैं आने के, तो आपको ना वहाँ जाके सोचना नहीं पड़ेगा। अभी एक बार लिख लोगे दिमाग लगा के तो अभी बन जाएंगे, फिर वहाँ पे आपको फट 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 आंसर फटाफट से बनेंगे। अभी लिखोगे तो अभी स्पेलिंग वगैरह में भी अभी सोचने में आ जाएगा, सब अभी हो जाएगा। एग्जाम में वो टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा और वो टाइम आपका बच जाएगा, है ना। तो जब भी आप क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे हो या सोच रहे हो कि इसकी प्रैक्टिस कर लेता हूँ मैं या देख लेता हूँ वीडियो, तो सिर्फ देख के मत छोड़ना, है ना। साथ साथ में लिखते चलना। थोड़े ही क्वेश्चंस होते हैं लेकिन वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि हम वहाँ पे यहाँ पे तो हम सिर्फ क्वेश्चन की वीडियोस देखते रहते हैं, क्वेश्चन ऐसे पढ़ते रहते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो फिर वहाँ पे हमको सोचना पड़ता है किसकी क्या स्पेलिंग है, कौन सा पॉइंट लिखूँ, कौन सा छोड़ूँ, अरे आधा पॉइंट आ रहा है, आधा पॉइंट दिमाग में ही नहीं आ रहा, होता है ना ऐसा, है ना। तो ये वाली दिक्कतें वहाँ पर ना हो, इसलिए अभी से कर लो। टॉपर बच्चे, अच्छे बच्चे शुरुआत से ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, इसलिए उनको फट से आंसर लिखना होता है सिर्फ। क्लियर? तो अभी बात कर लेते हैं हम वेरी शॉर्ट। सेम फॉर्मेट हम रखने वाले हैं क्योंकि आपको एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना, जो कितने मार्क्स के आएंगे, 2 मार्क्स के आएंगे, है ना। और आपको आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि आएंगे आपको 3 मार्क्स के, ठीक है। फिर आपको आएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि आपको आएंगे 5 मार्क्स के, है ना। 5 मार्क्स के आपको क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग आंसर में से। अब आपको हमने सैम्पल पेपर में ये भी देखा है कि आपको केस बेस्ड क्वेश्चन भी आने वाले हैं, है ना। तो ये ज्योग्राफी वाले जो क्वेश्चन चैप्टर्स हैं इसमें से मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आ जाए केस बेस्ड क्वेश्चन, या हिस्ट्री के चैप्टर में से आ जाए। 4 मार्क्स के हमने केस बेस्ड क्वेश्चन देखे, है ना। तो अभी ये वाले वीडियो में हम केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपके पास में एक अलग से वीडियो आएगा, है ना। तो आप उस वीडियो से केस बेस्ड क्वेश्चंस को एक्सेस कर पाओगे। तो हम जितने भी पूरे सोशल साइंस में से जितने भी केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम एक ही वीडियो के अंदर कवर करेंगे, तो आप बढ़िया से उनको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। और आपके पास में एक ही वीडियो रहेगी तो 10-10 वीडियो आपको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो अभी फिलहाल हम इन 3 की बात करें कि इस चैप्टर में से अगर 2, 3, 5 नंबर का क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। ज्यादा खींचेंगे नहीं, लंबा, प्रिसाइसली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट आर डिस्ट्रिक्ट रोड। अच्छा, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ। आप क्वेश्चन ना फ्रेम करना सीखो, ठीक है। मैंने आपको पुराने वीडियोस में भी यही बोला है कि क्वेश्चन फ्रेम करना आना चाहिए। जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे एक एक पैराग्राफ हमारा कंप्लीट होते जा रहा है, तो हर पैराग्राफ में से सोचो कि इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है ना। 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का, ऐसे आप रीडिंग लगाओ। अब एग्जाम टाइम पे, एंड मोमेंट पे ऐसे रीडिंग लगाओगे तो आपके क्वेश्चंस फटाफट से कवर होंगे। मतलब मिस नहीं होगा कि क्या और पूछ लेगा, क्या नहीं पूछ लेगा, है ना। आप इस तरीके से रीडिंग लगाओगे सो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू, ठीक है। एक होमवर्क क्वेश्चन भी मैं इसमें दूंगी आपको, तो फिर वो भी आप अपनी तरफ से कर लेना, है ना। बात कर लेते हैं व्हाट आर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या होते हैं? तो डिस्ट्रिक्ट रोड्स ऐसे रोड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को हेडक्वार्टर्स को दूसरे डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करते हैं। मतलब कि जैसे उज्जैन एक डिस्ट्रिक्ट है और देवास एक डिस्ट्रिक्ट है ना, जिला, ठीक है। तो अब उज्जैन के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को देवास के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जो रोड्स कनेक्ट करेगी वो रोड क्या कहलाएगी? डिस्ट्रिक्ट रोड्स
कहलाएगी। दीज रोड्स आर मेंटेन बाय जिला परिषद। कौन मेंटेन करता है इन रोड्स को? जिला परिषद। अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट रोड, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे, बॉर्डर रोड्स, अदर रोड्स, किसी के भी बारे में पूछ लिया जाता है तो आपको सिंपल डेफिनेशन पहले उनकी देनी है, फिर उसके बाद में बताना है उनको मेंटेन कौन करता है या उनको बनाता कौन है। जैसे कि नेशनल अपना जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, जल्दी से कमेंट्स में बताओ कौन देखता है? नेशनल हाईवेज को कौन देखता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखता है ना। डिस्ट्रिक्ट रोड्स को हमारा कौन देख रहा है? जिला परिषद देख रहा है। ऐसे बॉर्डर रोड्स को भी हमारा कौन देखता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, है ना, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक हिस्सा है ना। तो ऐसे आपको इनका भी ऐसे फट 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 जैसे एक चीज कर रहे हो ना, तो उसके साथ में और रिलेटेबल दूसरे और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, उनको भी दिमाग में ले लो, तो अच्छे से क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट आर नेशनल हाईवेज? नेशनल हाईवेज क्या है? तो नेशनल हाईवेज दे लिंक एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मतलब जो दूर दूर के जो पार्ट्स है, एक्सट्रीम पार्ट्स है, जैसे कि इधर गुजरात तो इधर अपना असम वाला हिस्सा हो गया, है ना, ऊपर अपना कश्मीर तो नीचे कन्याकुमारी वाला हिस्सा हो गया। ऐसे जो दूर दूर एक्सट्रीम पार्ट्स हैं उनको जो कनेक्ट करते हैं हाईवेज, ऐसे हाईवेज नेशनल हाईवेज कहलाते हैं। ये प्राइमरी रोड सिस्टम्स हैं और इनको मेंटेन कौन करता है? सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, CPWD, सॉरी वो NHAI जो है वो हमारा दूसरा उसको देखता है, पहले वाले को, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा नेशनल हाईवेज है उनको कौन देखता है? सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट देखता है, ठीक है। ऐसे स्टेट हाईवेज में अगर हम देखेंगे तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है वो देखता है, ठीक है। समझ में आया? जो जैसे सेंट्रल PWD का सेंटर कर दिया तो सेंट्रल, और स्टेट में आ गया तो PWD हम उसको बोलते हैं। क्लियर? डिस्ट्रिक्ट हाईवेज का हमको समझ में आ ही गया था, है ना। तो ऐसे आपको इनके साथ साथ में लिखते हुए चलना है कि कौन इनको मेंटेन कर रहा है। स्टेट हाईवेज की अगर हम बात करें तो रोड्स जो कि स्टेट के कैपिटल को लिंक करती है एक दूसरे से, जैसे मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल, है ना, ऐसे दूसरे स्टेट का जो भी कैपिटल होगा उससे भोपाल जो लिंक करेगा वो क्या कहलाएगा? स्टेट हाईवे कहलाएगा। समझ में आया? रोड्स लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर नोन एज स्टेट हाईवेज, ठीक है। तो स्टेट हाईवे स्टेट के कैपिटल्स के साथ में भी लिंक करती है, ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और साथ ही साथ में जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं उनके जो हेडक्वार्टर्स होते हैं उनको भी लिंक करती है, जैसे विद इन स्टेट भी रहती है वो, ठीक है। और स्टेट से स्टेट के भी कनेक्ट करती है। समझ में आई बात? तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के साथ में जो कनेक्ट करती है, मतलब विद इन स्टेट, है ना। अपना स्टेट है और स्टेट के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, तो कैपिटल से, स्टेट के कैपिटल से दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके हेडक्वार्टर्स को भी कनेक्ट करना इज स्टेट हाईवेज, मतलब जो विद इन स्टेट्स रहते हैं। ये रोड्स कंस्ट्रक्ट होते हैं एंड मेंटेन होते हैं बाय स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, दैट इज PWD इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, दोनों जगह पर, ठीक। व्हाट आर इंटरनेशनल ट्रेड? व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड? व्हाट आर इंटरनेशनल ट्रेड जो भी है ना। तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? पहली बात, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज ट्रेड। और ट्रेड कहाँ पे होता है? मार्केट में होता है। अब यही ट्रेड जब कंट्रीज के बीच में होने लगेगा, कंट्रीज के अलग अलग कंट्रीज के लोगों के बीच में होने लगेगा, वही क्या कहलाएगा? इंटरनेशनल ट्रेड। जैसे मैं यहाँ पे बैठी हूँ इंडिया में, है ना, अब मान लो US में या UK में कोई दूसरी बंदी बैठी है, वहां से वो गुड्स एंड सर्विसेज मेरे साथ में शेयर कर रही है, मैं उसके साथ में शेयर कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? विद इन 2 कंट्रीज हम 2 लोग क्या कर रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज एक दूसरे के साथ में लेना देना बेचना जो है वो कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? इंटरनेशनल ट्रेड कहलाएगा। ऐसे कंपनीज भी ट्रेड करती हैं, जरूरी नहीं कि इंडिविजुअल पर्सन ही हो, है ना, बट अमंग पीपल। तो कंपनीज में भी कौन का होते हैं? पीपल ही होते हैं ना। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग पीपल ऑफ 2 कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। What is golden quadrilateral super highways? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे क्या होता है ये हमको बता लगाना है या बताना है। अभी देखो, अभी के ये जो क्वेश्चन थे ना, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे, यानी कि 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। इस तरीके से आपको पूछे जा सकते हैं, है ना। अब इसमें आपको एक बैलेंस ऑफ ट्रेड भी पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड भी पूछ सकते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो क्या होता है ये आपको बताना है, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। मैं आपको
एक होमवर्क क्वेश्चन भी साथ में देते जाऊंगी ताकि आपका दिमाग लगा रहे साथ साथ में, है ना। और आप कोशिश करो, सब एकदम पूरा का पूरा जब मिल जाता है ना तो हमारा ध्यान नहीं होता, हम खो जाते हैं। थोड़ा सा ढूंढोगे ना तो दिमाग में आएगा, याद रहेगा। जैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में आपको बताना है, मुझे कॉमेंट्स में भी आप बता सकते हो कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। क्लियर है, समझ में आया? तो बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में मुझे कॉमेंट सेक्शन में आंसर दिखना चाहिए, सिंगल या 1-2 लाइन का दे सकते हो आप। क्लियर, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड भी इसके अंदर हमारा कवर हो जाएगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अगर हम देखें तो शॉर्ट आंसर 3 नंबर में हमको क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज क्या होते हैं, है ना। तो इसमें फिर आपको पूरा बताना है। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड, ये क्या है, एक मेजर प्रोजेक्ट है जो कि किनको लिंक करता है, जैसे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को 6 लेन सुपर हाईवे से लिंक करता है। साथ ही साथ में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जैसे कि नॉर्थ में जम्मू कश्मीर में श्रीनगर हो गया, साउथ में तमिलनाडु में कन्याकुमारी हो गया, इसको भी लिंक करेगा। और ईस्ट वेस्ट में भी अगर हम देखें तो सिलचर, असम में सिलचर और इधर गुजरात में पोरबंदर, एक्सट्रीम पार्ट्स को लिंक करेगा। ये क्या कहलाता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, है ना। और ये, और साथ ही साथ में जैसे एक्सट्रीम पार्ट्स के साथ साथ में जो मेन सिटीज हैं, है ना, जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली, फिर से वापस से दिल्ली, ठीक है, इसको 6 लेन सुपर हाईवे से कवर करता है। तो पूरा क्या बन जाता है, जब ये इसको आप बनाओगे ना तो वो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जैसा दिखेगा, है ना। तो बस यही इसके अंदर आता है। ये जो मेजर ऑब्जेक्टिव सुपर हाईवेज का क्या है कि जो डिस्टेंस है एक्सट्रीम पार्ट्स के बीच में ये कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए। क्लियर है, समझ में आया? अब इसमें पूछा जा सकता है आपसे एक क्वेश्चन कि पाइपलाइंस क्या होती है ना, या फिर पाइपलाइंस का यूज क्या है। तो पाइपलाइंस हमने देखा कि पाइपलाइंस का यूज क्या हो सकता है, बेसिकली क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस, है ना, जो कि ऑयल और नेचुरल गैस फील्ड से आ रही हैं, उनको कहाँ तक पहुँचाना, रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज, बिग थर्मल पावर प्लांट्स तक पहुँचाने का काम कौन करते हैं, पाइपलाइंस करती है ना। मतलब कि जहाँ से प्रोडक्ट निकल रहा है उसको रिफाइनरीज या फैक्ट्रीज तक पहुँचाने का काम हम पाइपलाइन की मदद से करते हैं। पहले हम वो टैंकर में भर भर के भी लेके जाया करते थे, अभी भी कहीं कहीं पे लेके जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जहाँ होता है वहाँ पाइपलाइन ने काफ़ी अच्छा यूज़ दिखाया है। क्योंकि अगर हमको ऐसे लेके जाना है, बहुत दूर दराज एरिया तक अगर हमको पहुँचाना है, इनलैंड एरियाज तक पहुँचाना है, तो सीधे पाइपलाइन लगाओ, उसके थ्रू उसको पहुंचाओ, तो ना ढुलने का चांसेस कम हो जाते हैं। फिर मान लो कि आपने टैंकर से भेजा है तो अब आप एक स्टेट से निकले हो, आपको दूसरे तक पहुंचाना है उसको, तो फिर आपको उसको शिप करना पड़ेगा एक ट्रांसपोर्टेशन से दूसरे ट्रांसपोर्टेशन में, तो उसमें ढुल भी सकता है ना, डिले भी हो सकता है। तो उस सब से भी क्या करता है, पाइपलाइन जो है वो मदद करता है ना। सॉलिड्स भी हम, अगर कोई से अच्छे सॉलिड्स हैं, इंपॉर्टेंट सॉलिड्स हैं, अगर उसको भी हम पाइपलाइन की मदद से पहुंचाना चाहते हैं तो ऐसे सॉलिड्स जिसको हम सेमी लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल ही गीले नहीं, पर वो जो सेमी लिक्विड होता है ना, से स्लरी जैसा, है ना ही बिल्कुल पानी जैसा बट ना ही सॉलिड, ऐसा स्लरी जैसा जो होता है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, पाइपलाइन के साथ में बेच सकते हैं। क्लियर है? फार इनलैंड, इससे क्या मदद हुई है कि जो फार इनलैंड लोकेशन है रिफाइनरीज की, जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत, गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट, ये हम एस्टैब्लिश कर पाए हैं पाइपलाइन की मदद से, नहीं तो इनको बंद करना पड़ता है। फार इनलैंड लोकेशन मतलब बहुत दूर और अंदर की तरफ जो है, मतलब एकदम भी नहीं कि सीधे बाहर ही है तो सीवी से अपन ने पहुंचा दिया, ऐसा नहीं, वो अंदर की तरफ जो है विद इन लैंडमार्क है, तो फिर उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है अंदर पहुंचाने के लिए। तो पाइपलाइंस ने वहाँ पर अपना अच्छा रोल दिखाया है और हम आसानी से वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कर पाते हैं। अब इसी के साथ में पूछा जा सकता है कि बॉर्डर रोड्स का क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया में, है ना, इंडिया के लिए बॉर्डर रोड्स का क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमने ऐसा देखा, हमने ऐसा पाया कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ऐसी जगह है जो कि बॉर्डरिंग एरियाज़ पे है या फिर ऐसे एरियाज़ पे जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऊंचा नीचा टेरेन है, तो वहाँ पर बॉर्डर रोड्स की मदद से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाया है। कहाँ कहाँ पर है ये एरियाज़, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ में हमने अधिकतर हम बॉर्डर रोड जो है वो देख पाते हैं। अब पहले क्योंकि वहाँ का टेरेन काफ़ी अनइवन था तो हम वहाँ पर आना जाना और ये सब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल
था, ठीक है, लेकिन अब जो है जो लोग बॉर्डर एरियाज में रह रहे हैं वो आसानी से हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एजुकेशन और दूसरी फैसिलिटीज़ भी एक्सेस कर पाते हैं, क्योंकि जब वहाँ पर रोड्स नहीं थी तो ये सारी फैसिलिटीज़ एक्सेस कर पाना उनके लिए मुश्किल था। रोड ही नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो फिर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की मदद से वहाँ पर बॉर्डर रोड्स बनाए गए ताकि वहाँ के लोग भी आना जाना कर सके और फैसिलिटीज़ को एक्सेस कर सके। साथ ही साथ में टूरिज्म सेक्टर भी इससे बड़ा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ काफ़ी ज़्यादा देखने लायक है ना। मतलब लोग चाहते हैं कि वहाँ की वादियाँ देखें बढ़िया से और मतलब ऐसे घूमे फिरें, तो वहाँ पर नहीं जा पाते थे क्योंकि वहाँ पे रोड्स नहीं थे, लेकिन जब से रोड्स बने हैं तब से ट्रैवलिंग भी वहाँ पे आसान हो गई है। क्लियर, समझ में आया? तो ऐसे 2 पॉइंट्स आप इसके लिख सकते हो। Why does Northern Plains have dense railway network? नदन प्लेन्स का डेंस घना रेलवे नेटवर्क क्यों है, ये हमको बताना है। तो नदन प्लेन्स का घना रेलवे नेटवर्क क्यों है? पहले बात तो नदन प्लेन्स क्या होते हैं ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है। नदन प्लेन्स क्या होते हैं कि ये जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है, अच्छा यहाँ से बताती हूँ, ये क्या है, हमारा गुजरात वाला हिस्सा है, ठीक है। गुजरात वाला जो हिस्सा है और ऊपर जो हमारा कन्याकुमारी वाला हिस्सा है ना, तो यहाँ से जो ये इधर की साइड में जाता है ईस्टर्न साइड में, तो ये वाला जो पूरा हिस्सा होता है ना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है नदर्न प्लेन्स। नदर्न प्लेन्स में क्या होता है ना कि ऊपर से जो रिवर्स आ रही होती है वो यूजुअली इधर से बह के जाती है। आपने देखा होगा गंगा और ये सब आपको इधर से बहते हुए दिखेंगी, ठीक है। तो और इधर की साइड में इंडस, ये वाले एरिया को भी आप मान सकते हो, है ना, इधर की साइड में इंडस। तो ये नदर्न प्लेन्स कैसे बने कि ऊपर से एकदम तेजी से बह के रिवर्स आती थी, तो जब वो ऊपर से बह के आती थी ना तो अपने साथ में, मतलब ऊपर क्या है, माउंटेन्स है, तो वो अपने साथ में माउंटेन्स को तोड़ फोड़ के ऐसे ऐसे कंकड़ पत्थर और ये सब सिल्ट, सैंड, सिल्ट, क्ले सब कुछ लेके आती थी। अब वहाँ से तो आ रही हैं तो माउंटेन्स है तो ऐसे बह के आएगी, लेकिन अभी नदर्न प्लेन वाला हिस्सा सीधा है, तो जब वो नीचे आके ऐसे हो जाती है ना तो वो स्ट्रेट सीधे की सीधे बहती है, ठीक है। जब वो स्ट्रेट सीधे के सीधे बहती है तो वो आसपास क्या करती है, जो सैंड, सिल्ट, क्ले अपने साथ में ले लेकर आई है तो उसको जमा करते जाती है, ठीक है। ऐसे ही नदर्न प्लेन्स बने, क्या बने, नदर्न प्लेन्स बने। जब वो जमा करते गई आसपास तो वहाँ पे आपने सुना है कि नदर्न प्लेन्स में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते हैं, है ना, पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी है। क्यों पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी है? क्योंकि वहाँ की सॉइल जो है वो बहुत फर्टाइल है। फर्टाइल कैसे है? क्योंकि ऊपर से जो नदियाँ आ रही है वो अपने साथ में सैंड, सिल्ट, क्ले सब कुछ लेके आ रही है, तो वो डिपॉजिट करती जाती है। जैसे सीधी बहने लगी तो अब वो सैंड, सिल्ट, क्ले क्या करेगा, सेटल होने लगेगा, है ना, तो वो आइट साइड सेटल होने लगते हैं, है ना। तो ये नदर्न प्लेन्स होते हैं। अब नदर्न प्लेन्स में डेंस रेलवे नेटवर्क क्यों है? क्योंकि रेलवे नेटवर्क के लिए हमको सीधा सरफेस चाहिए, है ना। कैसा सरफेस चाहिए? रेलवे नेटवर्क के लिए हमको सीधा सरफेस चाहिए, जो कि हमको नदर्न प्लेन्स में मिलता है ना। इट हैज वास्ट लेवल लैंड, इट इज इजी टू ले रेलवे लाइन्स हियर। यहाँ पर रेलवे लाइन्स ले करना काफी आसान हो जाता है क्योंकि लेवल लैंड है, बहुत बड़ा लेवल लैंड है वहाँ पे। दीज प्लेन्स हैव हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी फाइंड डेंस रेलवे नेटवर्क टू कैटर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। अब क्योंकि वहाँ पर लोग भी ज़्यादा रहते हैं तो लोगों को आना जाना भी पड़ता होगा, है ना। आएंगे जाएंगे तो किस चीज़ से मैक्सिमम आएंगे जाएंगे? चीप, थोड़ा सा चीप पड़ता है ना रोड वगैरह के हिसाब से। लंबे रास्ते पे अगर आप जाना है तो जाहिर सी बात है आप रोडवे से ज़्यादा रेलवेज प्रेफर करोगे। तो लोगों को देखते हुए भी वहाँ पर रेलवे लाइंस काफ़ी ज़्यादा सेटअप है कि भैया बहुत सारे लोग हैं तो एक दो पटरी से काम नहीं चलना, बहुत ज़्यादा वहाँ पर चाहिए, नेटवर्क डेंस चाहिए। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो है नदर्न प्लेन्स की, उसने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन द ग्रोथ ऑफ रेलवेज। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है नदर्न प्लेन्स में, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, अच्छी सिटीज़ हैं, तो उसकी मदद से भी कनेक्टिविटी बनाने के लिए हमको रोडवेज की, रेलवेज की अच्छी ज़रूरत पड़ी, जिसकी मदद से वहाँ पे रेलवेज जो है वो काफ़ी अच्छा डेंस नेटवर्क हो गया है। ये पॉइंट्स हो गए। अच्छा, आप ऐसे देख पा रहे हो ना आंसर लिखने के तरीके, कि जैसे वाई पूछा है तो हमने पहले एक इंट्रोडक्टरी लाइन लिखी है जिसमें हमने रीजंस लगा के फिर कॉलन लगाए ताकि पॉइंट्स हम अच्छे से बता पाएँ। सीधे जाके ऐसे पॉइंट्स मत पटक के आ जाने एग्जाम में, फिर वो टीचर भी एग्जाम में आंसर के नंबर जो है वो पटक के देगा। अपने को ऐसा नहीं करना है ना। अपने को बढ़िया से पॉइंट लिखने हैं, अच्छे से पॉइंट लिखने हैं और तरीके से पॉइंट्स लिखने हैं। तरीके से लिखोगे तो इंप्रेशन अच्छा बनेगा, रिप्रेजेंटेशन अच्छा बनेगा। 2 मार्क का क्वेश्चन अगर कोई है तो उसके अंदर आपको लग रहा है कि यार मेरे ना 2 पॉइंट बन रहे हैं बड़े थोड़े से, तो 2 पॉइंट लिखो। आपको लग रहा है कि मान लो छोटे छोटे से सब हेडिंग जैसे पॉइंट बन रहे हैं तो कोशिश करो 4 पॉइंट लिखो। वहीं 3 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो अगर छोटे छोटे पॉइंट बन रहे हैं सब हेडिंग जैसे तो 6 पॉइंट लिखने की कोशिश करो। नहीं, बड़े बड़े पॉइंट्स अगर बन रहे हैं जैसे इस तरीके के पॉइंट्स बन रहे हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो हमने क्या किया, 3 पॉइंट लिखे।
क्लियर है, समझ में आ रहा है। वर्डिंग को, लिमिट को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है, ऐसे मन से तुक्के मत मार के, है ना। अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो लॉन्ग आंसर में आपको क्या करना है, थोड़े से लंबे आंसर्स लिखने पड़ेंगे। तो अगर आपके जो छोटे छोटे सब हेडिंग जैसे पॉइंट अगर आपको मिल रहे हैं तो सब हेडिंग जैसे पॉइंट में आपको क्या करना है, 6-7 पॉइंट तो आप लिखो एटलीस्ट। और अगर मान लो कि 3-4 पॉइंट ही है उस टॉपिक में, उससे ज़्यादा टॉपिक पॉइंट है नहीं, तो सब हेडिंग को अंडरलाइन करके उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, है ना। तो थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा हैवी दिखता है, बड़ा दिखता है। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप हो गए हमारे। 1-2 और है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या चैलेंजेस फेस करती है रेलवेज इंडिया में? What are the challenges faced by railways in India? इंडिया में रेलवेज क्या चैलेंजेस फेस करती है? तो इंडिया में हम देखते हैं कि रेलवेज को काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है। कैसी परेशानी आती है कि रेलवेज को ना काफ़ी ज़्यादा, आप देखते हो कि वहाँ पे लोग आपको बिना टिकट के चढ़ते हुए दिखेंगे, है ना। आपको सामान तोड़ते फोड़ते हुए दिखेंगे, कहीं पे स्पिट करते हुए दिखेंगे, यानी गंदगी फैलाते हुए दिखेंगे। तो ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जो रेलवेज फेस करती है। प्लस लोग चेन खींच देते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ट्राई करके देखते हैं क्या होता है, तो ट्रेन खींच देंगे। तो अब वो जब ट्रेन नहीं खींचते, चेन खींच देंगे। जब वो चेन खींच देते तो ट्रेन रुक जाएगी। अब ट्रेन का टाइमिंग ना 1-2 मिनट से इंपॉर्टेंट होता है। अब आपने जब ऐसी बदतमीजी 2-3 बार करी तो आप ट्रेन तो डिले होती गई। तो ऐसे में आप टाइम टेबल नहीं मेंटेन कर पाते हो। ट्रेन जो है वो यूजुअली लेट आते हुए दिखती हैं कई सारी जगह पर। तो इन द इंडियन रेलवेज फेसेस अ वेराइटी ऑफ और सर्टेन चैलेंजेस लाइक, पहले इंट्रोडक्टरी लाइन लिखी, फिर लिखा कि टिकटलेस ट्रैवलिंग बाय द पैसेंजर्स। पैसेंजर्स क्या करते हैं, बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अरे यार ट्रेन तो जा ही रही है, अब सीट तो बुक कराई नहीं है, बैठ जाते हैं, देखते हैं टीटी आएगा तो बाथरूम में चले जाएंगे, है ना, या कंबल ओढ़ लेंगे, या ऊपर चले जाएंगे, या इधर आएगा तो उधर चले जाएंगे, उधर आएगा तो इधर चले जाएंगे। पर ये मजाक में ठीक लगता है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपको जब कोई सुविधाएं बहुत कम पैसे में दी जा रही है, जैसे कि अगर आपको उज्जैन से भोपाल आना है तो अगर आप बाय कार आओगे ना तो पेट्रोल का खर्चा ही आपको 2-2.5 हज़ार रुपये लग जाएगा। अब वहीं आप बाय ट्रेन अगर आते हो तो अगर आप सिटिंग वाली जो चेयर वाली कार में आ रहे हो, मतलब चेयर वाली जो डब्बा होता है, तो वो तो आपको 90 रुपये में ही छोड़ देगी, है ना। फिर अगर आप स्लीपर में आ रहे हो, रिजर्वेशन करा के बढ़िया स्लीपर में आ रहे हो, तो 170-180 रुपये लगते हैं आपके। कहाँ 2.5 हज़ार, कहाँ 170-180, और बढ़िया सोते हुए आ रहे हो, आपको वॉशरूम सब मिल रहा है। तो जब कोई सुविधा आपको कम में मिल रही है, गवर्नमेंट उसका कॉस्ट उठा रही है, भले वो आपके टैक्सेस से उठा रही है, लेकिन आपके खर्चे को भी यूटिलाइज तो कर रही है। आप जो पैसा गवर्नमेंट को दे रहे हो उससे वो सुविधा भी तो दे रही है आपको। तो अगर आपको वो सुविधा मिल रही है तो फिर उससे क्यों बदतमीजी करना, मतलब मिल रहा है तो ढंग से यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए उसको। फिर बंद हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, 2.5 हज़ार रुपये लगा के जाएंगे क्या? खैर बंद तो होगा नहीं, लेकिन तरीका, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे घुसे, आपको अच्छा क्लीन रेलवे स्टेशन दिखेगा, बढ़िया सारी चीज़ें प्रॉपर, तो आपको कैसा लगेगा कि हाँ बढ़िया है, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, वही गंदा दिखेगा, कैसे कहते हैं, बदबू आ रही है। तो वो बदबू सब किस कारण से आती है, हम लोग के कारण ही आती है ना। हम लोग जाते हैं, हम लोग वॉशरूम में जाते हैं, हम वहाँ फ्लश ही नहीं करते। बड़े बड़े लोगों को भी ये समझाना पड़ता है, फ्लश ही नहीं करते, बाहर आ जाते हैं, फिर थोड़ी देर बैठते हैं, फिर कहते हैं यार ट्रेन का ट्रैवल तो बहुत बदबू आती। अरे भाई तुम भी तो फ्लश करो, है ना। घर साफ कब रहता है, जब घर वाले उसको साफ रखते हैं। ट्रेन साफ कब रहेगी, जब लोग उसको साफ रखेंगे, है ना। अब हर थोड़ी देर में सफाई कर्मी को लगाएंगे अपन, तो वो उस चीज़ को बचाने से अच्छा है अपन 2 मिनट टक करके फ्लश कर दो ना, क्या जाता है ना। इधर उधर वहाँ पे स्पिट करना, थूकना, बेफालतू गंदगी मचाना, घर में ऐसे कमरे में बैठे बैठे थूकते हैं क्या? नहीं थूकते, तो फिर वहाँ पे क्यों करना अपने को। वही चीज़ जब हम चलते चलते जाएंगे फिर देखेंगे अरे यार क्या गंदा कर रखा है, तो नहीं करना चाहिए ऐसी चीज़ें, है ना। क्योंकि हम ही को ट्रैवल करना है और वो हमारे ही लिए है। हम जितना साफ रखेंगे उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो कहीं पे गंदगी दिखे तो हंसी मजाक में उड़ाने से अच्छा है सामने वाले को 2 मिनट टोक दो कि भैया ये गलत है, ऐसा नहीं करना। समझ गए कि नहीं, अच्छे बच्चे हो ना, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या पॉइंट्स लिख सकते हो कि बिना टिकट के पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं, फिर वो रेलवे प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं, चोरी वगैरह करते हैं। बैग आपने किसी ट्रेन की सीट के नीचे रखा है तो रात में उठा के लेके जाएंगे। क्या मज़ा आता है भाई, क्या मज़ा आता है, क्या मज़ा आता है, क्या मिलेगा उससे? मतलब जो बंदा परेशान होगा वो कितनी बद्दुआ देगा। आपने जो सामान कमा लिया, मतलब कमा तो क्या ही लिया, चुरा लिया और अपने पास में रख लिया, उससे आप तो खुश हो गए, लेकिन सामने वाला बंदा जो आपको एक्स्ट्रा में मुफ्त की गालियाँ दे रहा है और मुफ्त में वो आपको बद्दुआएं दे रहा है, तो वो आपकी लाइफ को कितना इम्पैक्ट करेगी आप कभी सोच भी नहीं सकते। फिर हम सोचते हैं हमारे साथ में क्यों गलत हो रहा है। गलती से भी चोरी जैसे काम अपने को नहीं करना है,
क्योंकि किसका क्या इंपॉर्टेंट सामान किसी बैग में रखा है जिससे उसका कितना ज़रूरी काम अटक सकता है ये आपको नहीं पता, ये वही जानता है ना। तो जो भी है मेहनत से करो, चोरी चकारी में कुछ भी नहीं रखा। इनएबिलिटी टू मेंटेन पंक्चुअलिटी ऑफ ट्रेन, जैसे मैंने बताया चेन खींच देते हैं, देखते हैं क्या होता है। बच्चों ने आजकल कार्टून वार्टून में देख लिया तो उनको ऐसा लगता है कि चलो देखते हैं क्या होता है चेन खींच के, कुछ नहीं होता, ट्रेन डिले होती है और कुछ भी नहीं होता। हालांकि चेन खींचने का, अब आप बोलोगे कि मैम रखी क्यों है, फिर रहने तो वैसे पड़ी रहती है, हम सोचते हैं खींच लेते हैं, चलो ट्राई करके देख लेते हैं। तो वो आपके लिए मस्ती मजाक के लिए नहीं रखी है। उसको क्यों रखा हुआ है? उसको रखा हुआ है इसलिए कि अगर कोई लेट हो गया है या फिर मान लो किसी ने अंदर अपनी बच्चे को बिठा दिया है और पानी की बोतल लेने गया, इतनी देर में ट्रेन चल दी, तो बच्चा पता नहीं कहाँ चले जाएगा, इधर पेरेंट परेशान होगा, तो इसमें कोई चेन खींच दे और फिर वो आ जाए ऊपर और चढ़ के अपने बच्चे के साथ में रह ले। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये सिचुएशन के हिसाब से बनाया है, मस्ती मजाक के लिए नहीं बनाया है, तो अब मत करना। क्लियर है? समझ में आया है? इसके कारण से काफी ज्यादा रेवेन्यू में लॉस होता है रेलवेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एयरवेज इज द मोस्ट प्रेफर्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, एक्सप्लेन वाई। एयरवेज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट या फिर कहा जा रहा है, अभी ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत ही प्रेफर्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया है फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज, मतलब जो असम वाला जो एरिया है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, या फिर लोग एयरवेज से जाना प्रेफर करते हैं। अपन लोग भी प्रेफर तो करते हैं, लेकिन अब पैसा नहीं होता है, इतना महंगा पड़ता है अपने को, तो वो कैसे प्रेफर कर लेते हैं फिर? उनके पास में बहुत पैसा है क्या? नहीं, उनके लिए एयरवेज सस्ता किया हुआ है। क्यों सस्ता किया हुआ है? क्योंकि वो पहाड़ों पे रहते हैं, ऐसे वहाँ का अनइवन टेरेन है, वहाँ पे कभी भी लैंडस्लाइड्स हो जाती है ना, बहुत दिक्कतें हैं मतलब उधर, तो इसीलिए वहाँ का एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो थोड़ा सा सस्ता कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे रेलवेज रोडवेज अच्छे से बनाना इज़ नॉट वेरी पॉसिबल, क्योंकि टेरेन काफ़ी अनइवन है ना। अनइवन टेरेन पे आप रेलवे लाइन कैसे लगाओगे? रोड तो आपने फिर भी बना लिया, तो रोड भी ऐसी है कि वो पतली पतली ऐसी है, तो इधर खाई है, इधर दीवार है, ऊपर से कुछ गिरा तो हम नीचे हो जाएंगे, ऐसी दिक्कतें हैं। इसलिए उनको ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम ना आए या ट्रैवल करने में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए एयरवेज वहाँ पर सस्ता कर दिया गया है और वही ज़्यादा प्रेफर्ड है। उसके पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। एयरवेज इज द मोस्ट प्रेफर्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बिकॉज नंबर 1, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इज मार्क्ड विद प्रेजेंस ऑफ बिग रिवर, डायसेक्टेड रिलीफ, डेंस फॉरेस्ट, हेंस इट इज डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट रोड एंड रेलवे लाइन्स देयर। वहाँ पर रेलवे लाइन्स और रोड्स कंस्ट्रक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी रिवर्स, अनइवन टेरेन है ना, मतलब उबड़ खाबड़ सा रास्ता है बहुत, और फॉरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा घने घने हैं, तो इसलिए मुश्किल है वहाँ पर रोड्स और रेलवेज को अच्छा बनाना, इसलिए फिर एयरवेज को सस्ता कर दिया गया है। देयर आर फ्रीक्वेंट फ्लड इंटरनेशनल फ्रंटियर्स विच रिक्वायर इमीडिएट एंड क्विक अटेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, है ना। वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लड्स भी आते रहते हैं, साथ ही साथ में बॉर्डरिंग एरियाज़ है, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे नेशन से कनेक्टेड है ना, ऐसी बॉर्डर है, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आप देखोगे तो चाइना वगैरह से कनेक्टेड है, नेपाल से कनेक्टेड है, ठीक है, इधर बांग्लादेश भी है। तो ऐसे में अगर कुछ दिक्कत आती है या मतभेद या लड़ाई झगड़े जैसी चीज़ होती है, तो उनको फट से निकालना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए एयरवेज वहाँ पे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि फट से डुडू एयरप्लेन आए और फटाफट से डड करके ले जाए। क्लियर? फ्लड्स ने, और जहाँ जो जितने भी वहाँ पे रेलवेज और रोडवे लाइंस बनी हुई भी थी उसको फ्लड्स ने भी ख़राब कर दिया है, तो ज़्यादा वहाँ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एयर ट्रेवल हैज़ मेड एक्सेस टू नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री ईजियर एंड क्विकर, है ना। तो ये पॉइंट्स आप आपके इसके अंदर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन और पर्सनल कम्युनिकेशन के बीच में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन आपको सैम्पल पेपर में भी पूछा गया है ना, तो मिस मत करना इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी। इसका मैंने आपको अलग से एक डिफरेंस के ऊपर वीडियो भी बना दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से तो देख ही लो आए हो तो, ठीक है। तो मास कम्युनिकेशन और पर्सनल कम्युनिकेशन के बीच में क्या अंतर होता है? जब भी आप डिफरेंस बता रहे हो तो सबसे पहली वाली लाइन में डेफिनेशन बताओ कि आखिर ये होता क्या है। जब वो डेफिनेशन बता दोगे तो वैसे ही अंतर दोनों में दिखेगा, है ना। मास कम्युनिकेशन में आप मिलियंस ऑफ पीपल के साथ में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो एक ही समय पे, है ना। जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ तो मैं एक ही समय पे, अभी मेरे को जितने भी बच्चे देख सकते होंगे वो मिलियन बच्चे देख रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है,
है ना, तो वो भी देख सकते हैं, उससे ज़्यादा भी देख सकते हैं एक साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वो 10-12 देखें तो फिर वो बात अलग ही है ना, बाकी देख सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, मास कम्युनिकेशन है। वहीं जब आप किसी इंडिविजुअल से 1 to 1 बात करते हो, जैसे मैं कॉल करूँ, आप बोलो मैम मेरे को ये दिक्कत है और मैं बताऊँ कि अच्छा इसको ऐसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। या आप मेरे को मैसेज करो मैम ये दिक्कत है, मैं बोलूँ अच्छा इसको ऐसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें मैं सारे लोगों को एक ही चीज़ एक साथ में नहीं बता रही, जो भी बात करना चाह रहा है, मैं जिससे बात करना चाह रही हूँ उससे मैं 1 to 1 बात कर रही हूँ। ये क्या कहलाता है, पर्सनल कम्युनिकेशन है। वहीं मास कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो एक डिफरेंस आप इसके अंदर ये बता सकते हो कि इससे मदद क्या मिलती है ना। तो ये एजुकेशन, एंटरटेनमेंट सब कुछ आप एक साथ देख सकते हो, है ना। मूवी थिएटर में आपने देखा होगा, बड़ी सी स्क्रीन लगा देते हैं, बढ़िया से बहुत सारे लोग बैठते हैं, मस्त ने मूवी देखते हैं ना, या कुछ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, मास कम्युनिकेशन होता है। या घर पे मैच लगा लिया अच्छे से, घर के 10-12 लोग, पापा के 10-12 फ्रेंड्स आ गए, देख रहे हैं साथ में मूवी, तो ये क्या है, मास कम्युनिकेशन। थ्रू टेलीविजन आप देख रहे हो इसलिए, है ना। यहाँ पर क्या होता है, पर्सनल कम्युनिकेशन में आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बना सकते हो। अब हर चीज़ सबके साथ में देखने की या हर चीज़ सबके साथ में बात करने की ज़रूरत नहीं होती ना। कुछ बातें ऐसी होती है जो आप अपने फ्रेंड से ही करना चाहते हो, जो आप अपने पापा को ही बताना चाहते हो, मम्मी को नहीं बताना चाहते हो, मम्मी को ही बताना चाहते हो, पापा को नहीं बताना चाहते, जो आप अपने भाई बहन से ही शेयर करना चाहते हो, है ना। जो आप सिर्फ एक ही पर्सन को बताना चाहते हो, किसी और को नहीं बताना चाहते, तो अब सिर्फ मास कम्युनिकेशन होता है तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती ना। इसलिए इसको पॉसिबल करने के लिए पर्सनल कम्युनिकेशन लाया गया कि आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट 1 to 1 बंदे से या बंदी से बना सको, या जो भी जिससे भी आपको बात करनी है। क्लियर। अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं मास कम्युनिकेशन में सोर्सेज क्या क्या होते हैं। रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, बिल बोर्ड हो गए, मतलब वो आप ब्रिज चढ़ते हो ऐसे बोर्ड्स लगे होते हैं ना, तो ये बिल बोर्ड हो गए। आप क्या कर रहे हो, जो भी वहाँ से निकल रहा है उन सबको जो भी देखेगा संदेश कि हाँ ये ज्वेलरी पे इतना ऑफर चल रहा है, ये फलाना फलाना गाड़ी पे इतना ऑफर चल रहा है, तो आप कम्युनिकेट कर रहे हो बहुत सारे लोगों से एक साथ थ्रू 1 बिल बोर्ड, है ना। आपके न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन हो गई, बुक्स हो गए, इंटरनेट हो गया, ये सब क्या आ जाएगा, मास कम्युनिकेशन में आ जाएगा। पर्सनल कम्युनिकेशन में अगर हम सोर्सेज देखें तो इट इंक्लूड्स हाथ से लिखे हुए खत, है ना, कबूतर नहीं, ठीक है। तो हाथ से लिखे हुए खत हो गए, पोस्ट से आपने करा है, टेलीग्राफ सर्विसेज हो गए, टेलीफोन हो गए, मोबाइल फ़ोन हो गए, शॉर्ट मैसेजेस हो गए, ठीक है, फैक्स हो गया, ये सब क्या कर रहे हो आप 1 to 1। और इंटरनेट में भी जो ई मैसेजेस होते हैं, है ना, जिसको आप जैसे इंटरनेट पे इंस्टाग्राम से आप पर्सनल मैसेज किसी को भेज रहे हो, तो इंटरनेट में, इसलिए यहाँ पर भी इंटरनेट है, यहाँ पे भी इंटरनेट है। यहाँ पे अगर आपने कोई पब्लिक पोस्टिंग की है तो मास कम्युनिकेशन कर रहे हो, वहीं अगर आपने कोई पर्सनल मैसेज भेजा है तो आप क्या कर रहे हो, पर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हो। तो ये दोनों में आ सकता है। क्लियर है, डिफरेंस समझ में आ गया। अगले सवाल पे आ जाते हैं जो कि है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है, इसको हम देख लेते हैं। तो एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्री रिक्विजिट होते हैं किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, यानी कि किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट अगर हमको करना है तो उसमें एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना ज़रूरी ही है। तो इस स्टेटमेंट को हमको एक्सप्लेन करना है विद योर व्यूज़ इन फेवर ऑफ द स्टेटमेंट, मतलब इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट जाके नहीं अपने को चुगली करनी है स्टेटमेंट की, इसके फेवर में बात करनी है। तो हाँ, जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो लिख दो कि इट इज़ राइट टू से दैट एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज प्री रिक्विजिट फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट, या थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दो, फिर रीज़न बता दो, है ना, बिकॉज करके आप रीज़न बता दो कि किसी भी कंट्री में अगर डेवलपमेंट होना है तो उसकी इंडस्ट्रीज़ वगैरह अच्छी चलनी चाहिए। और इंडस्ट्रीज़ वगैरह कब अच्छी चल पाएंगी, जब उनको जल्दी से टाइमली रॉ मटेरियल और ये सब एक्सेस हो जाएगा। रॉ मटेरियल ये सब एक्सेस कैसे होता है, थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंट रहेगा तो जाहिर सी बात है सारी चीज़ें एक्सचेंज बढ़िया से हो पाएगी, मार्केट में समय से पहुंच पाएगी, लोग समय से खरीद पाएंगे, वैरायटी ऑफ थिंग्स खरीद पाएंगे, है ना। तो ऐसे आप इसके अंदर चीज़ें डाल सकते हो। ठीक, तो आप क्या लिख सकते हो, इंडिया के पास में एक वेल लिंक्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट है विद द वर्ल्ड। भले हमारे यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है और बहुत बड़ी साइज़ है, सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन अच्छा है। मतलब कुल मिला के हम पूरे वर्ल्ड से इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन अच्छा है ना। ये एक फास्ट डेवलपमेंट के लिए प्री रिक्विजिट होता है, यानी कि एक ज़रूरी चीज़ होती है, ठीक है, किसी भी कंट्री के लिए। क्यों, क्योंकि
क्योंकि इससे ईजी ट्रांसपोर्टेशन होता है रॉ मटेरियल का, जिससे कि इंडस्ट्रीज़ की एफिशिएंसी बढ़ती है। ये एक इंडिस्पेंसिबल मूवमेंट है लोगों का, पीपल का, गुड्स का, सर्विसेज का, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जाहिर सी बात है इससे भी डेवलपमेंट होना ही होना है। आप जब एक जगह से दूसरी जगह, एक स्टेट से दूसरी जगह स्टेट पे जाओगे, एक सिटी से दूसरी सिटी जाओगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा एक्सचेंज करोगे, आप अलग अलग काम करोगे, उससे लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो डेवलपमेंट भी बढ़ेगा ही। ऑल्सो इससे सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी आई है काफ़ी सारे तरीके से, बाय कनेक्टिंग फ्लंग एरियाज, फार फ्लंग एरियाज ऑफ द कंट्री। ट्रांसपोर्टेशन अगर स्ट्रांग होता है या प्रीरिक्विजिट है किसी भी कंट्री का, एफिशिएंट है, तो जो बहुत दूर दराज के एरिया है वहाँ के लोग भी चीज़ों को एक्सेस कर पाते हैं और कनेक्ट कर पाते हैं विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। क्लियर है, समझ में आया? तो आपके ये पॉइंट्स कुल मिला के इसके अंदर होने चाहिए। अच्छा, मैं ना आपको एक एक दो दो छोटे छोटे पॉइंट्स नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि एग्जाम में आपको एक एक दो दो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने के लिए नहीं आएंगे, आपको वहाँ पे अपना प्रॉपर आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको हिंट नहीं दे रही। बहुत सारे टीचर्स आपको हिंट दे देते हैं कि ये लाइन ये लाइन ये लाइन, अब इसके हिसाब से आप अपना आंसर फ्रेम कर लेना, लेकिन नहीं, मैं आपको पूरे के पूरे आंसर व्यवस्थित टू द पॉइंट विद इंट्रोडक्टरी लाइन्स लिखवा रही हूँ, ताकि आप को बिल्कुल भी दिक्कत आए ना एग्जाम में सॉल्व करने में, है ना। मतलब एक एक दो दो हिंट फिर मैं लिखवा दूं, लेकिन फिर दैट वोंट बी वर्थ द आंसर, है ना। 5 नंबर का क्वेश्चन है और आप 3-4 लाइन सिर्फ सीधी सीधी लिख के आ रहे हो, तो मे बी यू वोंट गेट मच मार्क्स, है ना। तो आपको थोड़ा इस तरीके से आंसर अपना लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बोर्ड पे ये थोड़ा सा बड़ा दिख सकता है, लेकिन आप कॉपी में लिखोगे तो दीज आर वेरी शॉर्ट पॉइंट्स। How are means of transport and communication complementary to each other? Explain 3 examples. या आप ऐसे कह सकते हो कि complementary ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री है ना, या ऐसा है कि दोनों साथ साथ में चलते हैं। ठीक है, ये हमको बताना है। तो जाहिर सी बात है, आप देखो कि आपको कहीं पे ट्रांसपोर्ट कराना है कोई सा सामान, ठीक है, तो वो बिना कम्युनिकेशन के हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आप पहले बात करोगे, वो बोलेगा हाँ भैया भेज दो, अपन बोलेंगे हाँ चलो ठीक है चले जाते हैं, तो ही हो पाएगा। या उधर से ऑर्डर करेगा, भैया मेरे को इसकी ज़रूरत है, जल्दी से सामान हमारी फैक्ट्री पे आ जाना चाहिए, ठीक है। या मेरे को किसी बस से जाना है, तो मैं इंटरनेट पे देखूँ, है ना, कम्युनिकेशन में ये सब भी आता है ना, तो मैं इंटरनेट पे देखूँ कि कौन सी बस कब अवेलेबल है, तो फिर ट्रांसपोर्ट अच्छे से कर पाऊँ। तो ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, दे मूव हैंड इन हैंड, है ना। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। सबसे पहला, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है फॉर ईच अदर टू कैरी ऑन देयर प्रोसेस। दोनों एक दूसरे की प्रोसेस अच्छे से कैरी अप कर पाते हैं। ऑल्सो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती है इन्वेस्टमेंट की और सर्विसेज भी एक्सपांड करने की। साथ ही साथ में कम्युनिकेशन की मदद से ट्रेड भी काफ़ी अच्छा हो गया है। पहले ट्रांसपोर्ट में सिर्फ कुछ लिमिटेड एक्सेस ही था, है ना, जो नॉर्मल वहीं के वहीं जो ट्रांसपोर्टेशन होता था वही होता था, लेकिन अब आप दूर दराज के एरिया से भी कॉल कर सकते हो कम्युनिकेशन की मदद से, मैसेज कर सकते हो, बुक कर सकते हो, है ना। तो इससे ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। विद एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द वर्ल्ड हैज़ कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज विलेज। कम्युनिकेशन हैज़ वाइडन द स्कोप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन मेनी रिमोट एरियाज। वही जो चीज़ आप पढ़ते आए हो वही आपको पॉइंट्स में बना के लिख देनी है। रोडवेज हैव एन एज ओवर रेलवेज, एक्सप्लेन। रोडवेज का एक एज है रेलवेज के ऊपर, यानी कि रोडवेज आर मोर प्रेफरेबल देन रेलवेज कई सारी जगह पर, या कई सारी जगह पर नहीं। एज ओवर रेलवेज आप ये कह सकते हो कि रोडवेज आर मच बेटर इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग एज कम्पेयर टू रेलवेज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन्स। क्यों? क्योंकि रोडवेज आप आसानी से कहीं भी कर सकते हो, है ना, कहीं पर भी जगह कर दी, निकलने का रास्ता बना दिया, रोडवे हो गया, है ना। वही रेलवे आप हर कहीं पे नहीं डाल सकते, आपको प्रॉपर एक जैसा टेरेन चाहिएगा, मतलब वास्ट लेवल लैंड चाहिएगा, तभी आप रेलवे पटरी वहाँ पर रख पाओगे, बिछा पाओगे, है ना। साथ ही साथ में रोडवेज जो है वो क्या करते हैं, वो आपको लिंक करते हैं। जैसे अगर आपको रेलवे से भी जाना है तो आपको जाना तो रोडवेज से ही पड़ेगा, रेल की पटरी आपके घर के सामने से तो जाएगी नहीं, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें रोडवेज आर वेरी मच हेल्पफुल। कॉस्ट जो होती है रोड कंस्ट्रक्ट करने की वो भी काफ़ी लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू रेलवेज। रेलवेज में आपको आयरन वगैरह फलाना बहुत सारी चीज़ें लगती है जो कि बहुत सब महंगा पड़ता है, लेकिन रोड्स में ऐसा नहीं है ना। तो वो काफ़ी चीपर होते हैं और रोड्स कैन ट्रेवर्स कंपेरेटिवली मोर डाइसेक्टेड एंड अनड्यूलेटेड टोपोग्राफी। इसका मतलब कि जैसे मान लो कहीं पर
गोल 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 सा रास्ता है, पहाड़ी वाला रास्ता है, तो वहाँ पे रोड बन सकती है, वहाँ रेलवे नहीं बन सकती। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो रोड वहाँ पर बन सकती है। ऑल्सो हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप जैसे कि हिमालयाज वगैरह सब दूर भी रोड्स बन सकती है, रेलवेज नहीं बन सकती। ऑल्सो रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पीपल। अगर आपको जैसे थोड़ी दूर पे जाना है ना, थोड़ी दूर पे जाना है और एक दो लोग ही है, तो आप रेलवे से जाके क्या करोगे, आप रोड प्रेफर करो, है ना, तो ये भी ठीक है। रेलवेज जो है लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए है ना, बहुत लंबे रास्ते पे आपको जाना है तो रेलवेज प्रेफरेबल है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमको पास ही में जाना होता है ना, तो रोडवेज ऐसे फायदेमंद है। ऑल्सो डोर टू डोर सर्विस हमको रोडवेज से मिलती है ना, लोडिंग और अनलोडिंग की कॉस्ट भी काफ़ी मच लोअर होती है ना, डोर टू डोर सर्विस मिलती है, मतलब गाड़ी उठाए एक के दरवाजे से निकले दूसरे के दरवाजे तक पहुंच जाओगे आप, डोर टू डोर सर्विस ऐसा, ठीक है। तो इसलिए रोडवेज आर वेरी मच प्रेफरेबल, और वी कैन से रोडवेज आर हैव एन एज ओवर रेलवेज। यहाँ पर खत्म होते हैं आपकी क्या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए हैं। इसी तरीके से वीडियोस जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे, यूट्यूब पे, हर जगह एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। आपको कुछ भी लेना देना नहीं, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज ही लेना है, देना कुछ नहीं, नॉलेज ही नॉलेज लेना है बस। आई होप अच्छे से आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिख लोगे, समझ लोगे, जो डाउट लगेगा कॉमेंट्स में बता दोगे। अगले 2 चैप्टर्स रिमेनिंग है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, तो वो भी आपको टाइमली मिल जाएंगे, आप उसकी बिल्कुल भी चिंता फिक्र मत कीजिएगा, है ना। बस अच्छे से पढ़ाई करते रहो, जो भी डाउट्स लगे बताते रहो, मैसेजेस जो भी आपको जैसे भी डाउट्स पूछना है आपके तरीके से आप पूछ सकते हो, लेकिन एग्जाम की तैयारी में बिल्कुल भी कमी नहीं आनी चाहिए। अपनी तरफ से सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है कि इन चीज़ों को रिटेन रख के रखना है, बस और कुछ नहीं। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।